और एक बार फिर से नोएडा की खबर का हम रुख कर लेते हैं, जहां पर इंजीनियर की मौत का मामला जब सामने आया था, यानी जिस युवराज नाम के व्यक्ति की गाड़ी बड़े गड्ढे में गिरी थी, वो भी बिल्डरों की लापरवाही की वजह से, अब उसको लेकर के लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और साथ ही कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि दो बिल्डरों पर क्या एफआईआर करने मात्र से समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि इस मामले में कई मोड़ अब तक सामने आ चुके हैं। जहां पहले तक ये था कि सिर्फ बैलेंस बिगड़ने की वजह से हादसा हुआ, अब चश्मदीद मोनिंदर के सामने आने के बाद से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब प्रशासन के लोग वहां मौजूद थे, जब युवराज को समय रहते मदद दी जा सकती थी, इसके बावजूद आखिर मदद क्यों नहीं की गई। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कंचन भारद्वाज नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन, क्योंकि जब सेक्टर 150 नोएडा का ये मामला सामने आया, उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा जिस वजह से हादसा हुआ, लेकिन ये गड्ढा खुला क्यों छोड़ा गया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। दो बिल्डर्स पर एफआईआर, क्या कार्रवाई यहीं समाप्त हो गई? देखिए, बिल्कुल सुरभि, जो नोएडा प्राधिकरण का एक बड़ा फेलियर है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय वहां पर जो है पहले बेसमेंट खोदा हुआ था, जिसपे पानी भरा हुआ था, और जो बेसमेंट जो खोदा गया था ये वाला, इसमें ये नाले को तोड़कर खोदा गया था, जिसमें लगातार पानी बढ़ता हो जा रहा है। और यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी यहाँ पर एक बार घटना हो चुकी है, एक ट्रक इसमें चला गया था। साथ ही नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आखिर यहाँ पर कुछ बैरिकेडिंग लगा दे, कोई चेतावनी बोर्ड लगा दे, कोई रिफ्लेक्टर लगा दे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ट्रैफिक पुलिस की बात करें, चाहे नोएडा प्राधिकरण की बात करें, वो लगातार ये दावे कर रहा था कि जो है नोएडा में बढ़ती सर्दी, साथ ही कोहरे को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट हैं। आए दिन वो जो अधिकारी हैं वो बाइट देते रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर भी हम इस तरह कोई इंतजाम कर दें जिससे कोई घटना ना हो। जिस तरीके से गुड़गांव से जो युवराज थे वो अपने घर के लिए चले थे, उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि घर के दरवाजे पर जाकर मेरी मौत हो जाएगी। और वहां पर वो घर से, उनके घर की जो दूरी है मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी है, वो वहां से गाड़ी उनकी ज्यादा फोक के चलते पानी में चली गई। उन्होंने खूब लोगों से अपील की कि मुझे बचा लो, रोते हो कि मैं जीना चाहता हूं, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाया। सबसे बड़ा फेलियर यहाँ के जो जिला प्रशासन है, एनडीआरएफ की बात करें, चाहे फायर ब्रिगेड की बात करें। और बड़ी बात यह है कि अब से पहले वहां पर जब ये घटना हुई उसके बाद भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर कोई चेतावनी बोर्ड लगवा दें। और युवराज ने अपने पिता को फोन करा, उन्होंने लगभग 30 से 40 मिनट पहुंचने में वहां लग गए। युवराज के पिता ने भी खूब बोला पुलिस से कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ पाया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोनिंदर, जो कि डिलीवरी बॉय काम करते हैं। उन्होंने काफी मशक्कत की निकालने की, लेकिन वो बचा नहीं पाए। मोनिंदर जी मेरे साथ है। मोनिंदर जी, क्या वाकया था उस दिन का? वाकया जी 12 बजे की घटना है, नाइट में 12 बजे की घटना है। ज़्यादा धुंध होने के कारण युवराज गाड़ी अनकंट्रोल होकर वो सीधा ताला में दाग गया। वो रोड मोड़ इतना खतरनाक है, जिस टाइम उन अथॉरिटी ने, नोएडा प्राधिकरण ने रोड बनाया था, उस टाइम उनको वो खतरा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। वहाँ पे अगर 1% अगर पलक झपक जाए या गाड़ी हल्की सी स्पीड में हो तो ब्रेक भी मारोगे तब भी तालाब में जा पड़ेगी सीधा। ना कोई बैरिकेडेड है, ना कोई वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा है कि जैसे लेंटर की दीवार बना दी जाती है कि गाड़ी टकरा भी जाए तो एकदम से आगे ना जाए गिरे। कम से कम वो पानी की गहराई है, कम से कम 25 से 30 फुट पानी की गहराई है। प्लस में रोड से नाले की जो ऊंचाई है कम से कम 9 फुट ऊंचाई है। प्लस लगभग 35 से 40 फुट टोटली ऊंचाई है। युवराज 12 बजे के करीब पानी में गिर चुका था। गिरने के बाद उसने अपने पिताजी को भी फ़ोन लगाया है कि पापा मैं 150 में किसी नाले में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे आके कहीं बचा लो तुम। नो कौन से नाले में हो मुझे नहीं पता कहूँ, लेकिन 150 में हूँ। लेकिन जो 150 में रहने वाले लोग हैं सबको पता है कि 150 में सिर्फ एक ही जगह नाला है, तालाब है, जहाँ पे पानी भरा हुआ है। वो लड़का कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे जिंदा रहा है, खूब जीवित रहा है। गाड़ी पे बैठ के उसने टॉर्च दिखाई है, बाकायदा इशारा दिखाया है। इशारा दिखाया कि मैं इधर हूँ, गाड़ी हवा में बह रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो। कुछ ही समय बाद पुलिस पहुँच जाती है। ऐसा बताते पुलिस सबसे पहले पहुँची थी। पुलिस वाले जो जिप्सी पे थे उनमें कुछ लोग की एज जो ही बुजुर्ग अवस्था में थे, जो नौजवान थे उन पे तैरना नहीं आता था। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल की। फायर ब्रिगेड वाले पहुंच चुके थे। फायर ब्रिगेड वाले वहां जाके देख के डर गए कि इसके अंदर ये तालाब है और इसके अंदर सरिया है।
बेसमेंट खोदा गया था, अगर हम कूदेंगे तो हमारे बेसमेंट लग सकता है। प्लस में लड़के की टॉर्च दिख रही थी, धुंध इतनी थी कि वहाँ तक जाने में बहुत ही डर लग रहा था। हालांकि मैंने भी इतनी हिम्मत की थी, हिम्मत मेरी भी नहीं पड़ रही थी। रात के 2 बज रहे थे, प्लस में टेम्परेचर इतना डाउन था, फिर भी मैंने ये आस लगा के अंदर जाने की कोशिश की कि क्या पता वो लड़का जब इतना 1.5 से 2 घंटा जिंदा रहा है, जीवित रहा है, क्या पता वो बेहोश हो गया हो, क्या पता वो गाड़ी में फंस रहा हो, कहीं गाड़ी अटक रही हो। मैं कहा मैं जाके एक बार देखता हूँ। उन्होंने खूब कोशिश की। मैंने सेफ्टी जैकेट पहनने के बाद कमर से रस्सा बांध के ये लगभग 1:40 पे मैं पानी में दाग गया था। आप पानी में चले गए अंदर? जी, मैं अंदर गया था। कम से कम 30 से 40 मैंने उस भाई को 30 से 40 मिनट में उस भाई को बहुत खोजा था, लेकिन वो भाई नहीं मिला। लेफ्ट राइट सामने देखा, झाड़ियों में देखा, अंदर जाके कम से कम 50 मीटर तक झाड़ी है उसमें, लेफ्ट राइट में सब जाके मुझे वो भाई नहीं मिला था। सेम यही घटना 15 दिन पहले एक ट्रक, जी, धुंध ज्यादा होने के कारण ये भी पूछेगा, मैं उसी ट्रक के साथ साथ जा रहा था ऑर्डर देने। इस गड्ढे को कब से इसी तरीके से खुला छोड़ा गया है? ट्रक के साथ साथ जा रहा था, उसमें बहुत सारी लाइट जल रही थी, तो मुझे उस लाइट की सहारे मगर बड़ी सवारी है, इसके पीछे पीछे आराम से चल दूंगा। मैं उसी के पीछे पीछे जा रहा था। कम से कम 15 मीटर 20 मीटर की दूरी ही मेरे और उसमें। जैसे ही वो लेंटर के उस नाले को तोड़कर जैसे ही वो दागने का हुआ, ड्राइवर ने इतनी तत्परता दिखाई कि उसने इतनी तगड़ा कंट्रोल किया कि आधा नाले के ऊपर, मतलब बाहर जोड़ के ऊपर, और आधा पानी में। ये लगभग कब से ऐसा ही है? मतलब इस पर कोई चेतावनी बोर्ड नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है? लगभग कितना टाइम हो गया? ये है जी लॉकडाउन से पहले की। इसे कम से कम 8 साल हो चुके हैं खुदे हुए को। बिल्कुल एकदम प्लेन है। ये जो 150 का वहाँ पे एरो वाला बोर्ड लगा हुआ है, वो भी अभी जल्दी में लगा है, वो 8 साल से नहीं है, वो साल 6 महीने से लगा है। बिल्कुल ऐसा है कि अगर नया इंसान कोई आ जाए 150 में तो वो 100% निश्चित है गिरना। गाड़ी अगर कंट्रोल भी करेंगे ना, कंट्रोल होते होते नाले में गिर जाएगी, इतना खतरनाक मोड है वो। कंचन, ये भी पूछेगा इनसे कि क्या सेक्टर 150 में रहने वाले लोगों की ओर से कभी कोई कंप्लेन की गई थी? चिल्ला के लास्ट टाइम बोला था कि ये मेरी मैया मुझे बचा ले। उस टाइम उसका लास्ट टाइम हाथ उठा तो उसके पिताजी वहीं पे खड़े थे और कुछ कर नहीं पाए। कुछ नहीं कर पाए। बुजुर्ग अवस्था में थे, 60+ एज है उनकी, मैंने उनको देखा है। लड़का को डूबने के बाद वो वहीं पे रहे हैं पूरी रात, नाले पे खड़े रहे थे। पुलिस वालों ने उनसे खूब बोला आप साइड आ जाओ, वो साइड आ जाओ, बस वो नाले की तरफ देख रहे थे। मेरे हिसाब से वो सदमे में थे। नहीं बेटा था जी, अकेला लड़का था, रहने वाले बिहार के थे। उनकी फैमिली पटना में रहती थी। उनका लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, युवराज। वो गुड़गांव से ड्यूटी से शाम के टाइम घर की तरफ आ रहा था। आते आते समय लग गया होगा, जाम बहुत होता है गुड़गांव में, NCR में बहुत जाम होता है, तो इतने 9, 10, 11 बज गए उसे। तो यहाँ आते आते यहाँ पे धुंध हो गया, स्पीड कम हो जाती है, तो उसे इसलिए 12 बज गए थे धीरे धीरे। कभी किसी ने इसकी शिकायत करी थी आपसे पहले कि यहाँ पर खुला हुआ कभी हादसा हो सकता है? मेरे सामने तो अभी तक कोई ऐसी शिकायत मतलब मुझे नहीं पता चला कि किसी ने शिकायत की या नहीं की। लेकिन इसमें 100% जिम्मेदार है नोएडा प्राधिकरण, नोएडा अथॉरिटी। सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी ने, जब वो आप सामने मौत का घर देख रहे हैं, डबल बेसमेंट खुदा हुआ है वो, और प्लस में 9 फुट फिर रोड से ऊंचा है नाला, रोड जो है। ठीक है कंचन, आप इनसे बातचीत करते रहिएगा और अधिक जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने सुना कि चश्मदीद